एक आवाज जो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि असम की धड़कन थी, एक पहचान, एक बेटे की पुकार। आज हम उसी आवाज की कहानी में उतरेंगे जिसने एक पूरे राज्य को जीना सिखाया। कहते हैं ना कि असर शोहरत तो जनाजे पर दिखती है। जुबीन गर्ग की आखिरी विदाई ने इस बात को एक ऐसी हकीकत में बदल दिया जिसे देखकर दिल दहल जाए। 19 सितंबर 2025। एक आवाज जो हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये खबर एक तूफान की तरह आई थी। सिंगापुर में एक दर्दनाक हादसा, और महज 52 साल की उम्र में जुबीन नहीं रहे। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक सदमा था। एक ऐसा सदमा जिसने लाखों दिलों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। तो आखिर कौन थे जुबीन गर्ग, और क्यों उनके जाने से मानो एक पूरा राज्य ही ठहर सा गया? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। ये कहानी सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि उस गहरे असर की पड़ताल है जो जुबीन ने अपने लोगों पर छोड़ा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की। उनकी आखिरी यात्रा में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब उमड़ा था जैसा शायद ही पहले कभी देखा गया हो। सोचिए जरा, गुवाहाटी की सड़कें, मीलों तक बस खामोश भीड़, कोई नारे नहीं, कोई बैनर नहीं, बस आंसू। जाति, धर्म, भाषा, सारे भेद जैसे मिट गए थे। ऐसा लग रहा था मानो हर किसी ने अपने घर का कोई अपना खो दिया हो। ये किसी नेता या स्टार की विदाई नहीं थी, ये असम के अपने बेटे की आखिरी विदाई थी। और इसीलिए सरकार ने भी 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। तो आखिर जुबीन ऐसे बने कैसे? उनको समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। ये कहानी एक ऐसी रूह की है जो शायद कायदे कानून मानने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। उनकी बगावत की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी। देखिए, उनका जन्म का नाम था जुबीन बोरठाकुर, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के सरनेम को छोड़कर अपना गोत्र गर्ग अपना लिया। अब यह सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये अपनी एक अलग पहचान बनाने का ऐलान था। और ये बगावती तेवर स्कूल कॉलेज में भी दिखता था। सोचिए, सब यूनिफॉर्म में हैं और जुबीन रंगीन बरमूडा पहनकर कॉलेज आ रहे हैं। सर पर अक्सर एक पारंपरिक असमिया जापी टोपी। हायर सेकेंडरी के फाइनल ईयर में सिर्फ 21 दिन क्लास अटेंड की, और फिर संगीत के लिए बी बरुआ कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। ये सिर्फ आदतें नहीं थी, ये ऐलान था कि जुबीन अपनी राह खुद बनाएंगे। और यही जिद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और उनकी यही विद्रोही ऊर्जा अब एक ऐसी आवाज में ढलने वाली थी जो असम की पूरी एक पीढ़ी का मानो नेशनल एंथम बन गई। तो हुआ ये कि 1992 में एक यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस के लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला। बस यहीं से प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। उसी साल नवंबर में उनका पहला एल्बम आया, अनामिका। और ये एल्बम नहीं, एक तूफान था। रातों रात क्लासिक बन गया। और 1993 आते आते जुबीन गर्ग असम के हार्ट थ्रॉब बन चुके थे। उनका साउंड बिल्कुल नया था, क्रांतिकारी था। उन्होंने क्या किया? असम के पारंपरिक फोक म्यूजिक को उठाया और उसे मॉडर्न पॉप और रॉक के साथ मिला दिया। ये सिर्फ हिट संगीत नहीं था, ये एक कल्चरल फिनोमिनन था। एक ऐसी आवाज जो उस वक्त की युवा पीढ़ी की बेचैनी, उनके सपनों को जुबान दे रही थी। और अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 38,000 से भी ज्यादा गाने। उन्होंने अपने पूरे करियर में इतने गाने रिकॉर्ड किए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके जुनून, उनकी लगन का जीता जागता सबूत है। और बात सिर्फ गानों की संख्या की नहीं है, उनकी वर्सैटिलिटी देखिए। 40 से ज्यादा भाषाओं में गाना और 12 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, मतलब ढोल से लेकर गिटार और मैंडोलिन तक। वो सच में संगीत की एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। अब असम में तो वो सुपरस्टार बन ही चुके थे। इसके बाद उन्होंने रुख किया देश के सबसे बड़े मंच का, बॉलीवुड। तो 90 के दशक के बीच में वो मुंबई आ गए। शुरुआत में फिजा, कांटे जैसी फिल्मों में गाने गाए, लेकिन फिर आया साल 2006 और फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली। इस एक गाने ने सब कुछ बदल दिया। ये गाना एक ऐसा सेंसेशन बना कि जुबीन रातों रात पूरे देश के स्टार बन गए। और इसी गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जीफा अवार्ड भी मिला। इस जबरदस्त कामयाबी पर जुबीन ने खुद कहा था, ऐसे गाने जिंदगी में एक बार बनते हैं। और जानते हैं, यहीं से जुबीन की कहानी बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो जाती है। सोचिए, वो अपनी बॉलीवुड कामयाबी के शिखर पर थे, कोई भी होता तो वहीं रुक जाता। लेकिन जुबीन ने एक बिल्कुल अलग फैसला लिया। उन्होंने असम लौटने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई में मिली इस शोहरत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, ताकि वो असम की संघर्ष कर रही फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को फिर से खड़ा कर सकें।
और उनका ये फैसला एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। ज़ुबीन गर्ग सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री थे, अपने लोगों की एक बहुत शक्तिशाली आवाज़। मतलब वो सिंगर तो थे ही, साथ में एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी थे। और सिर्फ नाम के लिए नहीं, उन्होंने अपनी कमाई को असमिया फिल्मों में लगाया, मिशन चाइना और कांचनजंघा जैसी बड़ी फिल्में बनाईं। एक तरह से उन्होंने वहां के सिनेमा में एक नई जान फूंक दी। और उनका वो बगावती अंदाज सिर्फ दिखावा नहीं था, वो एक आवाज थी जो डरती नहीं थी। जब यूएलएफए ने बिहू कॉन्सर्ट्स में हिंदी गानों पर बैन लगाया तो ज़ुबीन ने स्टेज पर खड़े होकर हिंदी गाने गाए, एक सीधी चुनौती। जब सीएए के खिलाफ असम में प्रदर्शन हुए तो वो उसका एक सबसे बड़ा गैर राजनीतिक चेहरा बनकर सामने आए। उन्होंने कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के जरिए चैरिटी का काम भी किया, मतलब वो हर मोर्चे पर खड़े थे। और यहीं आकर कहानी घूमकर वहीं पहुंचती है जहां से हमने शुरू किया था। एक जिंदगी जो बगावत और कला से भरी थी, और एक विरासत जो मौत के बाद भी जिंदा है। उन्होंने एक बार कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मेरा गाना माई बीनी रातिर बुकुत बजाना। ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो उनके जाने के बाद उनके फैंस के लिए एक आखिरी आदेश बन गई। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनके जाने के बाद सड़कों पर हजारों लोग एक साथ यही गाना गा रहे थे। माई बीनी श्रद्धांजलि का एक सामूहिक गान बन गया। मतलब उनके ही संगीत ने उनकी विदाई का साउंड ट्रैक दिया। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उनकी कला अमर है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक कलाकार अपने पूरे समाज की धड़कन बन जाता है। ज़ुबीन गर्ग चले गए, पर उनकी आवाज़, उनकी बगावत और उनका संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान अपनी कला से अपने लोगों की, अपने संस्कृति की पहचान बन सकता है।